बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ें करते नहीं थक रहे हैं, तो दूसरी जानिब इनके ही वज़ीर दिफा भारत से 10 साला दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर रहे हैं, जबकि यहाँ हुकूमत 26वीं के बाद 27वीं तरमीम लाने और मंजूर करने में लगी हुई है। अगरचे वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे में गरीब और कमजोर तबके की जमीनों पर कब्जे का मुस्तकिल खात्मा करने के लिए नई प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, लेकिन क्या इससे कब्जा माफिया का सद्देबाब हो पाएगा और रियासत होगी माँ का तस्वर इस्तवार हो पाएगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने लंदन यूके से सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब गुलाम हैदर शेख साहब और लंदन यूके से ही सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब मुकीम अहमद खान साहब को मदऊ किया है। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम जनाब मोहतरम गुलाम हैदर शेख साहब से ही करते हैं। गुलाम हैदर शेख साहब, सदर ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ़ों पर लगा रखा है और दफाई मुआहदे जो हैं वो भारत से किए जा रहे हैं। ये क्या दोगली पॉलिसी है और हम किन पर तकिया करके ढोल ढमके और भंगड़े डालते रहे हैं और अभी डाल रहे हैं? जी शाह साहब, ये तो तारीख है। तारीख से हमने जो है ना सबक अभी तक नहीं सीखा। ये मगरिब और अमेरिका की ये तारीख है कि वो दोहरी चाल, दोहरी सियासत और दोहरा म्यार रखते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि सदर ट्रंप जो है वो इनको हमारे वजीर आजम और हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें करते नहीं थकते, और उसने हर अपने बयान में हालिया हमारी जो झड़प हुई थी इंडिया से, उसमें उसने तैयारों की जो तादाद है वो बढ़ाता ही जा रहा है। अब जो रिसेंटली उसका बयान आया है कि जी अब उसने कहा कि जी 7 तैयारे मार गिराए पाकिस्तान ने। ये 3 तैयारों से बात चल के अब 7 पहुंच गई है। तो ये खुशफहमी की जो है ना मार रहे हैं, और हमारे लोग है ना खुशफहमी में ही मरते हैं। और ये जो 10 साला उससे उनका मुआहदा हुआ है, दिफाई मुआहदा, ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये कोई एकदम ही नहीं ये चीज हुई है। ये आपको याद होगा कि ये सदर ओबामा जो साबिक सदर ओबामा थे, उनके दौर से ही ये सिलसिले चल रहे हैं, और हमारी हुकूमत को भी पता है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता है कि ये इनके अंदर खाते ये मामला जो है ये तय हो रहे हैं, और उनके पास सिवाय इंडिया के इस खित्ते में और कोई चॉइस ही नहीं है। वो पाकिस्तान के ऊपर रिलाई कर ही नहीं सकते, और उन्होंने कभी किया भी नहीं। हमने कुर्बानियां, जानों की कुर्बानियां दी, हमने उनका हर तरीके से साथ दिया। रशियन जब वो अफगानिस्तान में आए, उस जंग में हमने पूरा अमेरिका का साथ दिया, लेकिन हम उसके अमेरिका की नजरों में फिर भी मोतबर नहीं है। इंडिया ही उनका मोतबर है। और ये अब मैं आपको जो बात बताऊं कि अब हमारा दीन भी यही कहता है कि ये जो है ये एक दूसरे के दोस्त हैं, ये आपके कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है मुकीम अहमद खान साहब, ये हमें मुतनब्बे किया जा रहा था, हमें खुशफहमियों से निकाला जा रहा था और हमें बताया जा रहा था, बार बार दोहराया जा रहा था, लेकिन हमने मानी नहीं। ये और कहा जा रहा था कि ये सज्जी दिखा के कभी मारेगा। हमने पता नहीं की गल, हमें यकीन ही नहीं था। हम तो जनाब उनसे कारोबार भी कर रहे थे, हम भागे कारपेट पे उनके पास जा भी रहे थे और उनको नोबल इनाम भी दे रहे थे। ये हमारे साथ क्या हुआ है जी? वही कुछ हुआ है जो गुज़श्ता होता रहा, जैसे कि गुलाम हैदर शेख साहब कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात ये मुआहदा जैसे शेख साहब फरमा चुके हैं, ये पहले से मौजूद है, उसकी कंटिन्यूएशन है। 10 साल के बाद उसे रिन्यू कर दिया। अब हमें देखना पहले यह है कि वो मुआहदा है क्या।
इसके मुताबिक तो दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को मजबूत बनाना, टेक्नोलॉजी का तबादला बढ़ाना, बहरे हिंद और बहरुल काहिल के खित्ते में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फरोग देना। इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंडिया पे पाकिस्तान हमला करेगा तो अमेरिका उसकी मदद को आएगा। अच्छा, इसके जो खतरनाक तरीन दुनिया के हेलीकॉप्टर दिए जा रहा है, वो क्या उधर अपना कोई मेले में चलाने के लिए दे रहा है उनको? मैं अब गुजारिश है कि जिस वक्त वो ऐसा असला किसी को बेचते हैं, साथ में कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, तो ये आपके डिफेंस के लिए है, हमलावर होने के लिए नहीं है। उसकी मैं वाज़ेह मिसाल बता दूं आपको। पाकिस्तान को जो F-16 तैयारियां दिए गए थे, उसमें ये कंडीशन है कि वो दिफा के लिए इंडिया पे हमले में इस्तेमाल नहीं हो सकते। पिछली मर्तबा इंडिया ने ये हंगामा मचा दिया था कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिराया। नतीजा ये हुआ कि F-16 बनाने वाली कंपनी का वफद पाकिस्तान आया, उसने तमाम तैयारों का फिजिकल ऑडिट करके ये रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान का कोई तैयार नहीं गिरा। मतलब पाकिस्तान ने F-16 इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। तो जनाब सूरत हाल ये है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है हमें मारने के लिए उसको असला दे रहा है। मैं कोई अमेरिका की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जी हकायक बता रहे हैं, बारीकी और वो कढ़ाई वाला काम जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसको इस तरह यानी चीख पुकार करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ब्रीफली टच करूंगा। और भी मुआहदे हैं इंडिया और यूएस के दरमियान, जिसमें 2016 में होने वाला LEMO है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये मिलिट्री फैसिलिटीज, रिफ्यूलिंग और सप्लाईज को बढ़ाता है दोनों कंट्रीज के दरमियान। दूसरा मुआहदा है COMCASA, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये 2018 में हुआ था। ये सिक्योर कम्युनिकेशन दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान उसको मजबूत बनाता है। फिर एक और मुआहदा है जो डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसको कहते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, डीका, 2020 में हुआ था। उसमें भी फैसिलिटीज शेयरिंग और इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा शेयरिंग की बात की गई है। चलें, इसके अलावा अहमद खान साहब, आपने बहुत हौसला दिया है पिछले गुज़श्ता तारीख को दोहराते हुए अब भी, और हमारे जहाँ सियासतदान, हमारे जहाँ अहले जो फैसला साज हैं, और सारे ही कौम को हौसला देते हैं जब इस तरह की सिचुएशन आती है। और बड़ी अच्छी बात है, हमारे सीनियर साफ़ी भी जो हैं वो हौसला दे रहे हैं, तो माने लेते हैं जनाब कि ठीक है जी ये दफाई मुआहदा हुआ। लेकिन अपना गुलाम हैदर शेख साहब, ये तो मानना पड़ेगा ना कि चाहे सदर ट्रंप कुछ भी कह रहा था नरेंद्र मोदी को, जो भी लिताड़ रहा था, और हम उसकी लित्तर परेड में हम इस बात पे खुश हो रहे थे, लेकिन उसके साथ इंडिया की सफारतकारी जो थी वो फुल अपना काम कर रही थी। हमारे जो हैं फील्ड मार्शल के अलावा हमारे कहाँ गए वो जो वफूद बने थे, जिन्होंने जाके बाहर सफारतकारी करनी थी, जिन्होंने हमारे सफारती मैदान में कोई मुकाबला करना था इंडिया का। ना तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नज़र आए जो उनके हेड थे, ना उसके बाद बाकी कोई वो नज़र आए नुमाइंदे मुंदे, वो किधर गए? ये तो फिर इंडिया कामयाब हो गया ना। देखिए शायद साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की, और आपकी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी है। ये आपने ये बात जो है ना, ये नुक्ता जो है ना उठाया है। ये बात ये है कि हमारे लोग जो है ना वो लकीर के फकीर हैं, दूर अंदेशी का फुकदान है, लीडरशिप का फुकदान है। ये बातें वहां पर होती हैं जहां पर के दूर अंदेश आपके लीडर हों। ये नहीं कि आपको अगर एक असाइनमेंट दी गई है तो आप उसको कंप्लीट करके और फिर सो जाएं, उसको परसू भी करना होता है। तो इस चीज का नहीं, हमने तो सलूट मार के और उसके बाद नोबेल इनाम देने का ऐलान करके हम तो मुतमिन थे ना सर, हम तो ऐसे ही करते हैं। कह रहा हूं जी जी, वो सुने ना जी जी, कि एक उनको टास्क दिया था, वो जो वफूद जो बने थे, जो ठीक है, उन्होंने ठीक है एक अपना दौरा लगा के बैठ गए और वो भूल गए सब कुछ।
कि जी हमने सरकार कुछ कर लिया है, लेकिन उसके ऊपर वर्किंग जारी रहनी चाहिए थी। ठीक। एक दूसरे ममालिक को आप देखें, चाहे अमेरिका से लेकर इंडिया तक, कि वो जो एक टास्क होता है उस टास्क को उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसके फवाइद या उसके नताइज हासिल नहीं कर लेते। लेकिन हमारे क्या है कि लकीर के फकीर हैं, उनको कहा कि जी ये करें, उन्होंने करके अलो जी असी आ गए हैं, अलो जी हाथ झाड़ के जी कपड़े बड़े झाड़ के सो गए। ठीक नहीं, ऐसा नहीं होता। मुमलिकत का जो इंतजाम है, जो निजाम होता है, वो इस तरह नहीं चलता। अगर वो बैठ भी गए थे तो हमारी वजारत खारजा क्या कर रही थी? वो जनाब हमारे जो सफीर हैं, गुलाम साहब डार साहब, अब क्या क्या करें? वो नायब वज़ीर आज़म का ओहदे को संभालें। यार आप एक बंदे को क्यों रियासत में, एक बंदे से काम नहीं चलता, पूरी मशीनरी होती है। सफीर है, वजारत खारजा है, उसके बाद आपके वफूद जो थे, जो सियासतदान है, जो आपके जो थिंक टैंक है, ये सारे सबका काम ये होता है। अगर एक तरफ से कोई कोताही हो रही है तो दूसरी तरफ से वो जो है ना उस चीज को पिक करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो क्या है कि निजाम ही नहीं है ना। ठीक है, हमारे यहाँ तो निजाम नहीं है कोई अगर निजाम हो तो फिर ये चीजें आगे चलती हैं। अगर वो जो वफूद जिनको टास्क दिया था, अगर वो बैठ गए थे, तो जो सफीर हैं उन्होंने क्या किया? बिल्कुल, ये वजारत खारजा ने क्या किया? ये मियां शहबाज शरीफ साहब का काम था, हुकूमत का काम था, सदर जरदारी साहब का काम था, ये पूरी इत्तेहादी हुकूमत का काम था कि वो कम से कम जहां दिफाई पर फील्ड मार्शल लड़ रहे हैं, वहां पे ये लोगों को भेजते दोबारा नुमाइंदों को। नहीं शाहिद साहब, ये फर्द वाहिद का काम नहीं है कि जरदारी या शहबाज शरीफ, ये निजाम जो सिस्टम है, सिस्टम में सभी आते हैं। ठीक है, उसमें फर्द वाहिद नहीं आता, उसमें सारे पॉलिसी मेकर आते हैं। ठीक है, समझ आई? मुकीम अहमद खान साहब, हमारी जो है सारे पॉलिसी मेकर जो हैं वो भारत से जंग जीत कर सो गए हैं, ठंडे हवा के छां सलूट उट मारे हैं उन्होंने, रेड कारपेट पे घूम के आए हैं और कहते हैं सब अच्छे की आवाज लगा रहे हैं, जैसे अंदर लगा रहे हैं वैसे बाहर की भी लगा रहे हैं। और हम यहाँ कहते हैं कि अब हम कोई अंदरूनी काम कर ले, और हम क्या, हमारे पास क्या काम है हमारे हुक्मरानों के पास कि अब हमने तरमीम जो है ना 26 के बाद 27वीं लेके आनी है और मंजूर करानी है। हम तो इसमें लगे हुए हैं, हमें तो कोई नहीं, कोई दफाई मुआहदे कर रहा है, कोई हेलीकॉप्टर ले रहा है, कोई मिसाइल खरीद रहा है, जो मर्जी कोई कर रहा है ना, हम मुतमिन है, हमने जंग जीत लिया है, हमने आगे भी जंगें जीत लेनी है इसी तरह, लिहाजा हमें सफारतकारी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो अब जो है तरमीम हमें जो बड़ी अहम है सबसे इन चीज़ों से ज़्यादा। आप क्या समझते हैं ये जो 26 के बाद 27वीं तरमीम आ रही है, ये क्या वाकई बल्दियाती निज़ाम के लिए आ रही है, उसको फाल करने के लिए आ रही है, अवाम तक उनके पहुँचाने के लिए आ रही है, नीचे तक अपने इख्तियारात देने के लिए आ रही है, या इसके पसे पर्दा कुछ और हकायक हैं जो कि अभी तक अवाम तक पहुँचे नहीं है, बाद में पहुँचेंगे जैसे कि 26 के पहुँच रहे हैं? सर अगर इजाजत दें, मैं थोड़ा सा पिछले सवाल से रिलेटेड जनाब फटाफट जरा मुख्तसर प्लीज। हाँ जी, गुजारिश यह है कि वो नोबेल प्राइज की बात हुई, जापान ने भी उसको डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया अगले साल के लिए। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ कोई चापलूसी हो रही है उसकी। अब ये दुनिया की सूरत हाल देखें, वो जापान के दौरे से पहले ट्रंप को खुश करने के लिए जापान जो दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी और गाड़ियों के लिए सफे अव्वल बल्कि पहले नंबर पे माना जाता, उसने अमेरिकन ट्रक 150 खरीद के वहां खड़े करके उसे दिखाएगा ये लो जी हम अमेरिका से ट्रक खरीदेंगे। ठीक है, तो ये समझ लेना कि जी ये सारा कुछ जो हो रहा है वो हमारी मोहब्बत में हो रहा है या कुछ वो ऐसा नहीं है। फिर हमें अपनी हैसियत का अंदाजा होना चाहिए। पता नहीं हम क्या तवक्को कर रहे हैं कि हमारे सफारतखार को तो वो रूबियो टाइम नहीं देगा, जेडी वांस नहीं देगा। आप मतलब हम क्या पीती और क्या पीती का शोरबा। हमारा ट्रेड जो है टोटल यूएसए के साथ वो 7.6 अरब डॉलर का है, जिसमें यूएस को $4 बिलियन का खसारा है। इंडिया का और यूएसए का जो ट्रेड है वो 132 से 140 अरब डॉलर के दरमियान है। तो भाई साहब वो हमें पूछेगा या उनको पूछेगा ये जो कुछ हो रहा है इसी पर तकिया करें। और जो है ना कि हवा में तलवारें चलाने की जरूरत नहीं है। आपका दूसरा सवाल,
कि जी वो 27वीं तरमीम, भाईजान अब जो भी अगली तरमीम आएगी वो 27वीं ही होगी, ये कोई छेड़ नहीं है। 26वीं के बाद 27वीं ही होगी, चाहे वो एनवायरमेंट पे हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस बिल हो या कुछ भी हो। तो ये कोई छेड़ नहीं है कि जी 27वीं तरमीम आ रही है। भाईजान वो कानून साज इदारों का काम क्या है? ये जो 450 जूते आपने इन बड़े ऐवानों में बैठाई हुई हैं, इनको कानून साजी के लिए तो पालते हैं ना आप। तो अगर कोई कानून साजी अवाम के हक में हो तो बड़ी मेहरबानी उनकी। फिर ये बीच में आवाज क्यों लगा देते हैं कि जनाब जो 26 में रह गया था, निकाला गया था ना, वो अब हम 27 में पूरा मंजूर करवाने लगे हैं। ये तो जब सामने आएगा तो बात होगी ना। सर सामने कहाँ, सर कहाँ आता है वो तो उनको जो पकड़ाया जाता है वो तो पता नहीं, किसी को कुछ पकड़ाया जाता है, किसी को कुछ पकड़ाया जाता है, वो तो असेंबली में आता है जब जिस दिन मंजूर होना होता है, और उन्हें पता ही नहीं होता ये क्या मंजूर हो रहा है। सर फिर हम कैसे कमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर? ये चीज मेरे सामने नहीं, मैं उसे क्या कहूंगा? अगर आप ये कह रहे हो कानून साज इदारों को या हाँ दीदा साफी हैं, इतनी दूर बैठ के गहरी नजर रखते हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए कि जनाब ये 27वीं तरमीम के पीछे असल हकाइक क्या है, ये क्यों लाई जा रही है। कि हम तो तजर्बागाह बने हुए ना, कि जी वो सदारती निजाम हुकूमत और इसी तरह की एक दो चीजें बस वो कभी ले आते हैं कि जी बस ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। वो हालांकि वो निजाम कोई भी हो, जब तक वो डिलीवर नहीं कर पाता उसको क्या कहेंगे आप कि कभी ये शोशा उठ जाता है और कभी ये उठ जाता है कि जी वो 26वीं में जो कोई कमी या खामी रह गई या अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुआ हो जाएगी। गुजारिश ये है कि कानून साजी हमेशा इसी तरह होती है, ठीक है, कि उसको इम्प्रूव किया जाता है दुनिया भर में, कि कोई कमी पेशी रह गई तो कर लें, लेकिन डिपेंड करता है कि वो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हो और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे मुतमईन हों और उसका जो असर है वो नीचे तक जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना गुलाम हैदर साहब, क्या आप समझते हैं यही चीज कि वाकई जो है ये जो 27वीं तरमीम, वो कहते हैं जनाब 27 के बाद 28 29 थी, ठीक है आनी चाहिए तरमीमें, और काम ही उनका ऐवान का यही है कि वो कानून साजी करे, वो कानून साजी कर रही है, तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? आप समझते हैं वाकई कोई परेशानी के बाद कानून साजी हो रही है और इसे पसे पड़ता कोई ऐसे अवामिल नहीं है? और जहाँ तक सिस्टम की बात है तो निज़ाम को भी बेहतर बनाने के लिए अगर कोई इस्लाती एजेंडा बीच में लाया जा रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक निजाम की बात है उसको के लिए अगर कोई चीज आती है सामने तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आज तक जितनी भी तरमीमें हुई हैं वो हुक्मरानों ने अपने जाती मफाद की खातिर ही की हैं। भुट्टो ने ये आइन बनाया था, मुतफक्का आइन, ठीक है जी। आइन बनने के बाद भुट्टो ने ही 4 तरमीमें की हैं इसी आइन में, जिसको बनाया उसी में 4 तरमीमें की हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो दूसरी हुकूमतें आती गई, यहां तक के जो डिक्टेटर आए हैं, डिक्टेटरों ने अपने मुफाद की खातिर उसमें तरामीम कराई हैं। और जो सबसे अफसोसनाक बात है, जो शर्मनाक बात है, वो ये है कि अदलिया ने भी इजाजत दी मुशर्रफ को कि आप आइन में जिस तरह की तरमीम कर सकते हैं कर लें। ये बात रिकॉर्ड पर है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। और जहां तक बात है तरमीमों की, तरमीमें तो ठीक है होती हैं, लेकिन उसमें जाती मुफाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो तो मुकीम साहब का जब आएंगे तो पता लग जाएगा कितना जाती मुफाद है, कितना अवामी मुफाद। जी हाँ, पहले पता होना चाहिए। आने से पहले ही वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। सर हमारे यहाँ रवाज ही नहीं है कि ये पहले बहस हो, चीज आए, बहस हो, अवामी राय ली जाए, सबकी राय ली जाए और फिर एक मुतफक्का से, हमारे कहाँ रवाज नहीं जा रहे। ठीक है, हम तो बात कर रहे हैं कि पूत के पांव तो पालने में नजर आ जाते हैं। 27वीं तरमीम में क्या होगा ये सबको पता है, ठीक है, लेकिन क्या है, क्या पता है कि बोलता कोई नहीं है। आपको क्या पता है क्या हो रहा है, क्या लाया जा रहा है, देखेंगे पता है। जैसे कि आना के तजर्बात हम कर रहे हैं और तजर्बात होते रहेंगे और ये सारा कुछ ही है। वही आ रहा है। इन्होंने एक और 18वीं तरमीम करके तजर्बा किया। ठीक, उस 18वीं तरमीम से सूबों में
जो है वो तनाव आ गया मरकज के खिलाफ। अब जब इन्होंने ये देखा कि जी अब तो ये हमारे मरकज के हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो ये उस 18वीं तरमीम में से कुछ और कुछ 26वीं तरमीम में कुछ ऐसे नुकात हैं जो कि वफाक को कमजोर कर रहे हैं और हुक्मरानों के लिए जो मुश्किलात पैदा हो रही है, ये दो नुक्ते हैं। एक जो वफाक को कमजोर करे, जो उसको 27वें तरमीम में मंजूर किया जाएगा और दूर किया जाएगा अपने मुफाद के लिए। दो है, तो है कि वफाक को कमजोर करने वाली बात, दूसरी इनके अपने मुफाद की जो बात, वही का जी मुकीम अहमद खान साहब, ये तो मामला ठीक है, मुफाद का चल रहा है, लेकिन हमारे जो पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हैं, वो अवाम के लिए बड़ी खिदमत की जो है वो कर रही हैं, उनकी मुश्किलात दूर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने एक आर्डीनेंस पास किया है जिसमें कब्जा माफिया ग्रुप के सद्देबाब की जो है वो कोशिश की गई है। आर्डीनेंस लाया गया, 90 दिन में फैसला होगा, जिसकी ज़मीन है उसको दी जाएगी। आप समझते हैं कि वाकई वो जो रियासत होगी माँ का तस्वुर जो है, वो जो इसका स्लोगन है इस ऑर्डिनेंस का, क्या वो उसको जो है वो तकमील हो पाएगी उसकी, आप समझते हैं? माजरत मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। ठीक है, ये आईन और तरमीम की बात हो रही है। दुनिया में इस वक्त 6 मुल्क हैं जिनमें कोई रिटर्न जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जिसमें सरफहरिस्त बरतानिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, इजराइल है, स्वीडन है और सान मरीनो है। वहां ऐसा फंडे हमने नहीं देखा जैसे फंडे हम यहाँ पाकिस्तान में सुन रहे हैं। हमने वो उन्होंने बताया मुकीम अहमद खान साहब, शेख साहब ने कि यहाँ असल में राय नहीं ली जाती, बताया नहीं जाता, और उसके कागज के नीचे जो है वो पेपर डाल के मंजूरियां करवाई जाती हैं। तो इस पे इतराज है और उस पे इतराज नहीं है। जी फरमाइए। एक एस्पेक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि मतलब ये एक मज़हबखेज़ सूरत हाल है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए हमारा तमाशा बनता है। अच्छा, आपने ये ऑर्डिनेंस बात, पंजाब की हुकूमत को बड़ी अक्सरियत हासिल है। मैं ये हैरान हूं कि इसको एक्ट के तौर पे क्यों नहीं लाया गया। वाई ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस तो 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जिनके आपने कब्जे लिए होंगे या दिए होंगे, वो 6 महीने के बाद क्या ये कानून इसी सूरत में नाफिज होगा और क्या होगा? तो बड़ी हैरान कौन सूरत हाल है। ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या पेश आई? क्या उनको अक्सरियत हासिल नहीं है या उनको कोई असेंबली में चैलेंजेस? इमरजेंसी में हिकमत का कार्य फरमा है कि आप उन जो के कब्जा माफिया हैं उनको छूट देने से पहले ही उनको जो है ना आप ऑर्डिनेंस के जरिए आप पकड़े और फिर इसको आप एक अमेंडमेंट कर लें, उसमें इसकी कानून साजी कर लें। अब बात यह है कि पाकिस्तान में ये भी साथ जवाब देते जाए गुलाम अहमद साहब, और क्या जो ऑर्डिनेंस ले आए हैं इसकी अमलदारी उन लोगों पे भी होगी जो अपने वुज़रा हैं, अपनी काबीना में बैठे हैं, वो माफिया बैठे हैं कब्जा ग्रुप? जी, पाकिस्तान में किसी चीज की अमलदारी नहीं होती, हत्ता के जो अदालतें हैं उनके एहकाम की भी अमलदारी नहीं होती। अब आप रेमंड के डेविस का केस देख लें, उसमें इदारों ने मिलके, मेरी बात सुने, उसमें इदारों ने मिलके ये मामला साफ करवा के और उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो भाई जो एक गरीब जिसकी जमीन पे कब्जा किया गया है या उसके घर पे कब्जा किया गया है, जिन्होंने कब्जा किया है वो 62 लोग हैं और उनके पास अपने जत्थे हैं। बात सुने, उनके पास अपने जत्थे हैं। एक गरीब आदमी उनके सामने कैसे खड़ा हो सकता है? वो तो अदालत में जाके उनके खिलाफ बयान नहीं दे सकता। ठीक है, वो तो जो उसको कहेंगे गन पॉइंट के ऊपर वो उनकी हाँ में हाँ मिला देगा। गुलाम अहमद साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमा दिया। ये आखिरी फिक्रत कह देना कि क्या इस ऑर्डिनेंस से आप समझते हैं कि वो चीज हासिल हो जाएगी जो कि आम गरीब आदमी चाहता है, वो उसको मिल जाएगा? आप वाकई समझते हैं उसको उसका हक मिल? मैं आपको ये बता दूं, उससे वो हासिल हो ना हो, लेकिन एक चीज हासिल हो जाएगी
कि ये जितना भी माफिया है इनको हुकूमत अपनी गिरफ्त में ले लेगी। अब उसको गिरफ्त में लेने के बाद साजबाज हो या उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी मुकीम अहमद खान साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी मैं तो बस ये है कि मेरी तो ख्वाहिश थी बतौर एक्ट सामने आता, ठीक है, ताकि एक मुस्तकिल सूरत हाल हमारे सामने होती है और आपको उम्मीद होती है कि जनाब ये आने वाली हुकूमत इसे खत्म नहीं कर देगी। जी अच्छा, वो मुकीम साहब, इस पे गुलाम हैदर शेख साहब का जो स्टांस है वो ये है कि अगर वो आता लॉ के हवाले से तो उसमें देर हो जानी थी और उस वक्त तक वो जो माफिया हैं उन्होंने कोई ना कोई साजबाज करनी थी, कोई ना कोई रुकावट पैदा कर देनी थी, कोई ना कोई सिलसिला वो आगे जो है वो बढ़ जाना था। ऑर्डिनेंस से फौरी अमल हो जाएगा और हम फौरी तौर पे गरीब की सुनवाई हो जाएगी और उनके कब्जे और कब्जा माफिया का सद्देबाब हो जाएगा। आप समझते हैं ऐसा नहीं होगा? लाने में कितनी देर लगी? नहीं, देर तो लग गई थी सर, आपने देखा नहीं, पूरा ड्रामा लगा रहा था, हफ्ता 2 हफ्ते मौलाना साहब के साहब आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर पीटीआई आ गई, फिर सारे आ गए, वो चलता रहा। ये एक लेम एक्सक्यूज है भाईजान, मैं इससे एग्री नहीं कर सकता। ठीक है, वो आइन के मुताबिक ऑर्डिनेंस जो है वो कभी भी उसकी बंदा जो है ना हमायत नहीं कर सकता। हमेशा आइन है, जब है पार्लिमान है तो उसके जरिए काम होना चाहिए। इमरजेंसी की सूरत में आइन में है। और केड़ी इमरजेंसी है जनाब, केड़ी इंडिया दी जंग लगी हुई है और केड़ी कब्जे असी जड़े न वो अज ही दवाने है न हजूर गुलाम हैदर शेख साहब। जंग की सूरत में इमरजेंसी नहीं होती। और इमरजेंसी जो है ना रोजमर्रा के मामलात में भी होती है सर, प्लाटों की रोजमर्रा के मामलात में भी इमरजेंसी होती है। सर गुलाम हैदर शेख साहब, प्लाटों की कौन सी ऐसी इमरजेंसी है? केड़ी को कैंसर हो गया, केड़ा को ड्रिप जड़ी है वो खुदा हां प्लाटों की नहीं है, वो कब्जा माफिया की है। और सर कब्जा बात को समझें, कब्जा माफिया तो साथ बैठे हुए हैं सर, सारी दुनिया जानती है, सारी पार्टियों में बैठे हुए हैं, तो वहीं पकड़ लें उनको, फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो ये टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहिए। आगे कितने ऑर्डिनेंसों पे बात बनी है जो अब बनेगी, और ये अवाम के लिए हम समझ रहे आ रहा है, अवाम के लिए कौन सी चीज आती है यहाँ पे? उसमें आप खुद फरमा रहे थे अभी 1 मिनट पहले कि सारे मुफादात सबसे ज्यादा उसमें 98% मुफाद जो है वो हुक्मरानों के अपने होते हैं। 2% अवाम को दिखाने के लिए, बहलाने के लिए, उन्हें चलाने के लिए जो है ये सिलसिला किया जाता है, जिसमें अवाम को दिखा, जैसे कि मैं अभी आपको बता दिया कि उसका उन्वान जो रखा गया है वो रियासत होगी माँ। अब आवाम खुश होगी जनाब, मां साड़ी रियासत और साढ़े लिए दिल च दर्द और ऑर्डिनेंस लेके। जनाब आपका मुकीम अहमद खान साहब और गुलाम हैदर शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से सारा जो है दोनों ने मिलकर वाज़ेह तौर पे नक्शा सामने खींचा है। और यही एक शऊर है जो हमारी कोशिश होती है और हमारे सीनियर्स की कोशिश होती है कि आवाम तक पहुँचाया जाए, आवाम को बताया जाए और आवाम के शऊर को, आवाम की सोच को बेदार किया जाए। नाज़रीन के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेजबान शायर नदीम अहमद को इजाजत दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह ने के मान।